जनजाति। हमने इससे पहले अपने वीडियो में देखा था मीणा जनजाति के बारे में, जो राजस्थान की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर रहने वाली जो जाति है वो है भील जनजाति। जो राजस्थान में दूसरे स्थान पर रहने वाली जनजाति वो है भील जनजाति। ये संख्यात्मक आंकड़े के तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा भील, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़ आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। राजस्थान में एक जिला है जो भीलों के नाम पर ही बसा हुआ है, जिसका नाम है भीलवाड़ा, यानी ये था भीलों का पाड़ा। ऐसा माना जाता है कि जो पहले भील की उत्पत्ति हुई थी वो भीलवाड़ा में ही हुई थी, महादेव के आशीर्वाद से। लेकिन ये कोई प्रामाणिक मत नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान के किस जिले में भील शब्द का उल्लेख है, तो वो भील शब्द का उल्लेख भीलवाड़ा में है। जबकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो शब्द रखे गए हैं, इनके नाम के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई भील ही है। इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। सबसे महत्वपूर्ण मत कर्नल जेम्स टोड का है, जो प्राय क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि भील या तो वनपुत्र हैं या महादेव के भील वनपुत्र हैं या महादेव के पुत्र हैं। सबसे प्रामाणिक मत यही है जो हमारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य के अनुसार भीलों की उत्पत्ति निषादों से हुई है या पुलिंत से हुई है। ये उस समय की जनजातियां थी और उन्हीं से, निषाद और पुलिंत से ही भील उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, ये दो मत तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बात के तो मत इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आता है तो हमें याद होना चाहिए। मानव शास्त्री मुंडा जनजाति, मुंडा जाति से निकल कर आए। मानव शास्त्री जितने भी हैं वो ये मानते हैं, हेडन ये मानते हैं कि ये द्रविड़ों की शाखा है। और द्रविड़ों की कौन सी शाखा है? द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा है। यानी कि जो द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा है उनसे ही भीलों की उत्पत्ति हुई है। तो भील जनजाति राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये वनपुत्र या महादेव के पुत्र थे। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद और पुलिंत से संबंधित बताया गया है। रामायण और महाभारत में इन जातियों का उल्लेख है। कर्नल जेम्स टोड भी वनपुत्र और महादेव कहने के बाद ये मानते हैं कि संस्कृत साहित्य में लिखी गई बातें सही है। एक मत और दिया है डॉक्टर रिजले कुक ने। डॉक्टर रिजले कुक ने भी एक मत दिया है, और रिजले और कुक ने जो मत दिया है वो सीधा कहते हैं कि द्रविड़ी है। ये कौन है? द्रविड़ी ही है, भील द्रविड़ी है। प्रोफेसर गुहा ये इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड मानते हैं, ऑस्ट्रेलोइड मानते हैं कि भील क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। डॉक्टर वेंकटेश्वर इन्हें पश्चिमी अरावली का निवासी मानते हैं। पश्चिमी अरावली का निवासी, इन्हें क्या मानते हैं? पश्चिमी अरावली का निवासी मानते हैं। अगर पेपर में पश्चिमी ना मिले तो फिर हमें सीधा अरावली ही लगाना है। डॉक्टर रॉबर्ट शेफर भी हमारे संस्कृत साहित्य से ही महत्व रखते हैं, और उन्होंने कहा जो निषाद थे प्राचीन काल के, जो रामायण महाभारत में जिन निषाद जाति का उल्लेख है वही कौन है? वर्तमान में भील। तो भीलों की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण मत कर्नल जेम्स टोड का रहा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भील वनपुत्र हैं या महादेव के पुत्र हैं। संस्कृत साहित्य ने निषाद या पुलिंत कहा, और वही बात डॉक्टर रॉबर्ट शेफर ने भी कही है। एक और है हमारे इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं, डॉक्टर थॉम्पसन। इनकी बुक जिसे हम कह सकते हैं भीली व्याकरण, उन्होंने साफ लिखा है कि भीलों में जो भी शब्द चल रहे हैं उनमें से अधिकांश शब्द गुजराती भाषा से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? गुजराती भाषा से जुड़े हुए हैं। भीलों की सामाजिक स्थिति, भीलों की सामाजिक स्थिति, भीलों की सामाजिक स्थिति की शब्दों की बात करें तो सबसे पहली शब्द है कि भील शब्द जो बना है विल से बना है। विल का मतलब क्या है? तीर या तीर चलाने वाला।
यानी भील शब्द किससे बना है? व्हील से बना है, और व्हील का मतलब तीर या तीर चलाने वाला है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। इनका समाज और परिवार भी क्या है? पुरुष प्रधान समाज है। कौन सा समाज है? पुरुष प्रधान समाज है। या यूं कहते हैं कि इनका समाज और परिवार भी पितृ सत्तात्मक समाज है। पितृ सत्तात्मक समाज है। ये अपने गोत्र के बाहर विवाह करते हैं। ये बहिर्विवाही होते हैं। क्या है ये? बहिर्विवाही होते हैं। ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, गोत्र के बाहर जाकर, गोत्र से बाहर जाकर ही विवाह करते हैं, इसलिए बहिर्विवाही होते हैं। भीलों का शारीरिक संगठन अगर हम देखें, शारीरिक स्थिति अगर हम देखें, तो सबसे खास बात है ये प्राय नाटे कद के होते हैं। नाटा कद होता है, गठीला बदन होता है। गठीला बदन होता है। एक बार हमारे आज से कई साल पहले एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया कि कौन सी जनजाति में पुरुष नाटे कट के और गठीले बदन के होते हैं, तो ये हमें याद रहना चाहिए। साथ में एक शब्द और जोड़ देता हूँ, काला रंग होता है, रूखे इनके बाल होते हैं, रूखे बाल होते हैं, चौड़ी नाक। कंपैरिजन में अन्य जनजातियों की तुलना में इनकी नाक चौड़ी होती है। और इस समाज में महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं, अधिक सुंदर होती हैं। तो भील शब्द किससे बना है? विल या विल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ तीर या तीर चलाने वाला है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है। समाज और परिवार पुरुष प्रधान समाज रहता है। गोत्र के बाहर जाकर ही विवाह करते हैं। और इनकी शारीरिक स्थिति की अगर हम बात करें, नाटा कद, गठीला शरीर, काला रंग, रूखे बाल, चौड़ी नाक। और इस समाज में, भील समाज में, महिलाएं प्राय पुरुषों की तुलना में सुंदर होती हैं। जिस प्रकार मीणा के रक्त तिलक से कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था, ऐसे ही भीलों के रक्त तिलक से मेवाड़ वंश के शासकों का राज तिलक होता है। क्या होता है? राज तिलक होता है। मेवाड़ के वंश के शासकों का राज तिलक होता है। अब कुछ शब्दावली की बात करें। आई, भीलों में आई का मतलब क्या है? माँ। बा का मतलब है पिता। बा का मतलब क्या है? पिता। हारो का मतलब है ससुराल। ससुराल को क्या कहा जाता है? हारो। हाउ, सासू। हाउ किसे कहते हैं? सासू को। माही, फूफा जी। फूफा जी को क्या कहा जाता है? माही। ससुर को कहा जाता है सारो। ससुर को क्या कहा जाता है? सारो। मामो का मतलब क्या है? मामा। मेवाड़ के शासकों का राज तिलक भीलों के रक्त तिलक से होता है। भील में माँ को आई, पिता को बा, ससुराल को हारो, सासू को हाउ, फूफा जी को माही, ससुर को सारो, मामों को मामा कहते हैं। मोटा बा। मोटा बा का मतलब है दादाजी। मोटा बा का मतलब क्या है? दादाजी। कू ना मिले तो हम टापरा लगा सकते हैं। टापरा तो किसी के लिए भी लगाया जा सकता है। भीलों की झोपड़ी। भीलों की झोपड़ी को क्या कहा जाता है? कू या टापरा कहा जाता है। ढारिया। भीलों की झोपड़ी है, उसके बाहर का बरामदा। झोपड़ी के बाहर का बरामदा। भीलों की झोपड़ी के बाहर का बरामदा। पाल या फला की अगर हम बात करें तो भीलों के गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। भीलों के गांव को पाल कहते हैं। अगर कोई जबरदस्ती कहना चाहे कि पाल और फला में क्या अंतर है, तो पाल से छोटा क्या होता है? फला होता है। पाल पूरे गांव को कहते हैं, कुछ झोपड़ों के समूह को फला कहते हैं, लेकिन ये अंतर इतना आवश्यक नहीं होता है हमारे पेपर में।
गमेती, गमेती या पालवी, गांव का मुखिया। भील गांव का जो मुखिया होता है हम उसे क्या कहते हैं? गमेती या पालवी। तद्वी वंशाओ, तद्वी वंश जो एक ही गोत्र का गांव है, एक ही गोत्र का गांव, वह उसका मुखिया क्या कहलाता है? तद्वी वंशाओ। पहले तो ये शब्द अलग अलग ही चलते थे, एक ही गोत्र का गांव और उसका मुखिया दोनों तोड़कर बात करते थे हम तद्वी वंशाओ, लेकिन अब हम एक ही कहते हैं। एक ही गोत्र का गांव और उसका मुखिया क्या कहलाता है? तद्वी वंशाओ। अटक या ओदक, अटक या ओदक। जो भीलों में जो गोत्र होते हैं, भीलों के गोत्रों को हम क्या कहते हैं? जैसे हम तो गोत्र कह रहे हैं, लेकिन भीलों में गोत्र को क्या कहा जाता है? अटक या ओदक कहा जाता है। इनका प्रिय भोजन मक्का की रोटी और कांदा है। कांदा का मतलब हम सब जानते हैं प्याज, ऑनियन। इनका जो सबसे प्रिय भोजन है मक्का की रोटी और कांदा। ये लगभग 100-200 साल पुरानी घटना है। अब तो ये भी वही चीजें खा रहे हैं जो हम सब खाते हैं, क्योंकि ये समाज भी भील जनजाति की लगभग सामाजिक मुख्य धाराओं में नई परंपराओं को अपना रही है। भीलों के झोपड़ी या घर को क्या कहते हैं? कू या टापरा। इसके बाहर जो बरामदा होता है उसे ढारिया कहते हैं। इनके गांव को पाल या फला कहते हैं। इनके मुखिया को गमेती या पालवी कहते हैं। एक ही गोत्र के गांव और उसके मुखिया को तद्वी वंशावो कहते हैं। भीलों के गोत्र को अटक या ओदक कहते हैं और इनका प्रिय भोजन मक्का की रोटी और प्याज है। वर्तमान में अगर हम सभी शब्दों को यूज करें तो ये सभी भोजन करते हैं। गेहूं की चपाती खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, दाल सब्जी सभी खाते हैं। भांज गड़िया, विवादों में मध्यस्थ। जो विवादों में जो मध्यस्थ होता है, बीच बचाव करता है, पंचायती काम करता है, उसे क्या कहते हैं? भांजगड़िया। भील किसको सम्मान देते हैं? भील देते हैं शरण में आए हुए शत्रु व अतिथि को सम्मान देते हैं। शत्रु व अतिथि को सम्मान देते हैं और साथ में शरण भी देते हैं। अगर शत्रु है तो उसे तो वो साथ में शरण भी देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। आना या नतारा। आना या नतारा प्रथा की अगर हम बात करें, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम कहें विधवा का जो पुनः विवाह होता है, विधवा का पुनः विवाह क्या कहलाता है? आना या नतारा कहलाता है। नतारा में ऐसा कहा जाता है कि देवर के साथ भी शादी हो सकती है, लेकिन आना जहाँ प्रथा आ जाती है वहां पर देवर के साथ उस महिला की शादी नहीं होती। तो हम तो यही कहेंगे आना या नतारा प्रथा क्या है? विधवाओं का पुनः विवाह है, जो किसमें होता है? भीलों में होता है। दापा कुछ भी नहीं है, कन्या मूल्य को ही हम वधु मूल्य भी कह सकते हैं। कन्या मूल्य को ही हम क्या कह सकते हैं? वधु मूल्य भी कह सकते हैं। लड़के के परिवार के द्वारा लड़की का मूल्य तय कर दिया जाता है। यह लड़की का पिता मूल्य तय कर देता है कि भाई मुझे 100 गाय चाहिए, 50 गाय चाहिए, 5,000 चाहिए, 5 गज कपड़ा चाहिए या कुछ भी चीज चाहिए। जो भी चुका देगा मैं अपनी लड़की का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। तो लड़की का मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता है वो क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। नाता प्रथा इनमें भी प्रचलित है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाता प्रथा महिला के द्वारा अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने चले जाना क्या कहलाता है? नाता प्रथा कहलाता है। कोदरा भीलों का जंगली भोजन। जो जंगली भोजन है ये क्या कहलाता है? कोदरा। जंगली भोजन से मतलब है जो जंगल से मिलने वाला जो अनाज है उसको,
जिसे हम कहते हैं घास के बीज, वो लेकर आना, बड़े पौष्टिक होते हैं, प्रोटीन वर्धक होते हैं। तो जब कोदरा क्या है, जो जंगली अनाज है जिसे ये भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, वो चीज। फायरे, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भील किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं, भीलों का जो रणघोष है, जब वो आक्रमण करते हैं तो फायरे 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 कहते हुए आक्रमण करते हैं। तो भील फायरे फायरे कब करते हैं? जब ये उनका रणघोष है, युद्ध भूमि में युद्ध करते समय वो इसे करते हैं। पाखरिया, ये एक प्रकार का पुरस्कार है। जो भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, घोड़े को मार देता है, सैनिक के घोड़े को मार देता है, तो उस भील को पाखरिया कहते हैं, या उसको पाखरिया उपाधि दी जाती है। अगर किसी भी भील समाज में किसी के नाम के साथ पाखरिया लगा हुआ है या परिवार के साथ पाखरिया लगा हुआ है, तो ये माना जाए कि उनके परिवार में किसी ने भील सैनिक ने घोड़े को मारा था, सैनिक के घोड़े को मारा था। बोलावा, ये है मार्गदर्शक भील। क्या है? मार्गदर्शक भील। ऐसे भील जो जंगल में रास्ता दिखाने का काम करते हैं। व्यापारी दस्ता जा रहा है, सैन्य दस्ता जा रहा है, लेकिन वो जंगल से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता पता नहीं है, तो रास्ता दिखाने का काम कौन करते हैं? बोलावा या बोलाना। पाड़ा, पाड़ा, अगर आप कभी किसी भील को पाड़ा कहेंगे तो वो खुश होगा। पाड़ा शब्द सुनकर क्या होता है? शब्द सुनकर भील खुश होता है। आज की तारीख में तो मत कहना कम से कम। कांडी, ये गाली है। भीलों के अनुसार क्या है? ये गाली है। तो गाली होने के कारण अगर आपने किसी भील को कांडी कहा तो वो बुरा मान सकता है, आपके साथ लड़ाई झगड़े पर उतर सकता है। मांदल, वैसे तो बहुत सारे वाद्य यंत्र यूज करते हैं, लेकिन भीलों में एक प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो वो कौन सा है? मांदल। डाम प्रथा, ये उपचार की विधि है। इसमें शरीर को जलाकर जड़ी बूटियों को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। आज भी कई क्षेत्रों में जानवरों का इलाज इसी दाम प्रथा के द्वारा किया जाता है। गोदना प्रथा, यूं मानकर चले टैटू बनवाना, शरीर पर टैटू बनवाना, गोदना प्रथा प्रचलित है। गोदना प्रथा क्या है? प्रचलित है। ढेपाड़ा, भील पुरुष की तंग धोती, भील पुरुष की तंग धोती, भील पुरुष की तंग धोती को क्या कहा जाता है? ढेपाड़ा। पोत्या, भील पुरुष का जो सिर पर पहना जाने वाला साफा है, प्राय ये सफेद रंग का ही होता है, वो क्या कहलाता है? पोत्या। पोत्या क्या है? भील पुरुष का साफा। तो भील पुरुष के साफा को क्या कहते हैं? पोत्या। और पुरुष की तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। पाखरिया, सैनिक के घोड़े को मारने वाले भील को पाखरिया कहा जाता है, या उसे पाखरिया उपाधि दी जाती है। बोलावा या बोलाना, मार्गदर्शक भील है जो जंगल में व्यापारी दस्ते या सैन्य दस्ते को रास्ता दिखाने का कार्य करता है। पाड़ा शब्द सुनकर भील खुश होते हैं। कांडी शब्द को गाली मानते हैं, इसलिए कांडी शब्द सुनने के बाद बुरा मानते हैं। इनका मुख्य वाद्य यंत्र जो है मांदल है, और इनके उपचार की विधि क्या है? डाम है। खोयतु, खोयतु की अगर हम बात करें तो भील पुरुष की लंगोट है। भील पुरुष की लंगोट, भील पुरुष की लंगोट को खोयतु कहा जाता है। यानी यहां कहते हैं कमर के नीचे पहने जाने वाला, कमर के नीचे वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र। फालू, भील पुरुष का अंगोछा, भील पुरुष के अंगोछा को क्या कहते हैं? फालू कहते हैं। कछाहू, भील महिलाओं का घाघरा, भील महिलाओं का घाघरा, भील महिलाओं के घाघरा को क्या कहा जाता है? कछावा। कछावू, भील महिलाओं के घाघरा को क्या कहते हैं?
कछावू कहते हैं, पीरिया। पीरिया और सिंदूरी, ये अगर हम दो शब्द देखें, दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली पीली रंग की साड़ी को, पीली रंग की साड़ी को क्या कहा जाता है? पीरिया। और जो दुल्हन के द्वारा लाल सिंदूरी साड़ी पहनी जाती है, लाल सिंदूरी रंग की साड़ी पहनी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सिंदूरी कहा जाता है। और भराड़ी देवी भीलों की लोक देवी है। भीलों की क्या है? लोक देवी है। यूं कहते हैं इसका चित्रण भित्ति चित्र के रूप में होता है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? जब लड़की का विवाह हो रहा है तो उसके घर के मुख्य दरवाजे पर भराड़ी का चित्र बनाया जाता है उस लड़के के द्वारा जिसके साथ उसका विवाह हो रहा है, यानी जवाई के द्वारा। जो एकदम नया जवाई है, लड़की को ले जाने से पहले, विवाह होने के बाद विदा कराने से पहले, वो उसके घर के दरवाजे पर भराड़ी का चित्र बनाता है। प्राय चूना, केसर, चावल के मांड से यह चित्र बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हम आपके घर की लक्ष्मी ले जा रहे हैं, इसलिए लड़का अपने घर की लक्ष्मी को वहां पर चित्रण के रूप में अंकित करता है। लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये आता है कि भीलों की लोक देवी कौन सी है? भराड़ी। इसका चित्रण किस प्रकार होता है? तो भित्ति चित्र है, कोई प्रतिमा वगैरह नहीं होती। कौन बनाता है? तो विवाह के अवसर पर दूल्हा बनाता है लड़की के घर के मुख्य दरवाजे पर। और ये भराड़ी सबसे ज्यादा अगर कहीं की फेमस है, इसका चित्रण तो वो है कुशलगढ़। कुशलगढ़ में सबसे बेहतरीन चित्रण किया जाता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में सबसे बेहतरीन चित्रण होता है भराड़ी का। तो भील पुरुष की लंगोट को खोइतू, अंगोछा को फालू, भील महिलाओं के घाघरा को कछावू, दुल्हन की पीले रंग की साड़ी को पीरिया, दुल्हन की लाल सिंदूरी साड़ी को सिंदूरी, और इनकी लोक देवी को भराड़ी देवी कहते हैं। कुल देवी केलवाड़ा में है, उनका नाम है अमजा माता। अमजा माता केलवाड़ा। अमजा माता केलवाड़ा है जो इनकी कुल देवी है। इनके मंदिर का जो पुजारी होता है वो कहलाता है विला, मंदिर का पुजारी। भील समाज में जो इनके मंदिर का पुजारी होता है क्या कहलाता है? विला। पत्थर की होली जो कहलाती है राड़ कहलाती है, और भील भी पत्थर की होली खेलते हैं, और पत्थर की होली को क्या कहते हैं? राड़। वैसे प्राय इनमें देवर पट्टा होता नहीं है, देवर के साथ विवाह प्राय होता नहीं है। अगर आना है तब तो नहीं होता, लेकिन अगर नतारा है तो हो सकता है कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा। साउदे कार्तिक माह में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार क्या कहलाता है? साउदे कहलाता है। इनका जो मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछा जाए, इनका मुख्य व्यवसाय देखो, सबसे पहली चीज है आखेट करना, यानी शिकार करना। ये इनका मूल व्यवसाय था, लेकिन आज की तारीख में इनका व्यवसाय क्या है? मुख्य तौर पर कृषि है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ये मैदानी भाग में, या यूं कह दें ये वालरा वाली, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। ये विशिष्ट प्रकार की कृषि करते हैं जिसे वालरा कृषि कहते हैं। भारत में उसी कृषि को हम झुमिंग के नाम से जानते हैं, झुमिंग कृषि। भारत में जिसे झुमिंग कृषि कहा जाता है, भीलों में या राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में उसे वालरा कहा जाता है। झुमिंग या वालरा के तहत वन क्षेत्र को आग लगाकर नष्ट कर दिया जाता है, और फिर उस भूमि पर कृषि की जाती है। और उस भूमि पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। उस भूमि पर कृषि की जाती है। वालरा प्राय दो प्रकार की होती है, और एक स्थान पर वालरा 4-5 साल से ज्यादा नहीं होती। वालरा के दो नाम है, एक दजिया है और एक चिमाता है। अगर मैदानी भाग में वन क्षेत्र को जलाकर कृषि की जा रही है तो वो क्या है? दजिया। और अगर पहाड़ी क्षेत्र में वन क्षेत्र को जलाकर कृषि की जा रही है तो वो वालरा का कौन सा प्रकार है? चिमाता। तो वालरा या झुमिंग प्रकार की विशिष्ट कृषि करते हैं भीलों के द्वारा, जो वन क्षेत्र को जलाकर की जाती है,
एक स्थान पर प्राय 4 या 5 वर्ष से ज़्यादा खेती नहीं करते, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर अगले स्थान पर वन क्षेत्र को जलाते हैं। मैदानी भाग की जो वालरा है वो दजिया कहलाती है, और जो पहाड़ी भाग की वालरा है वो चिमाता कहलाती है। इनकी कुल देवी को अमजा माता है, इनकी कुल देवी भीलों की कुल देवी अमजा माता है। इनके मंदिर का पुजारी को बिला कहते हैं। भीलों में भी पत्थर की होली खेली जाती है जिसे राड कहते हैं। देवर के साथ अगर विवाह होता है तो उसे देवर पट्टा कहा जाता है। साउदे भीलों के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा पर बनाया जाने वाला एक त्यौहार है। उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है, यानी कि जंगल से अपनी उपज प्राप्त करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। कृषि करना है, इनका मुख्य व्यवसाय शिकार या आखेट करना है। दूसरा मुख्य कार्य इनका कृषि है। वर्तमान में तो आखेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका मुख्य कार्य कृषि ही है। मैदानी भाग में जो वन क्षेत्र को जलाकर करते हैं वालरा, वो दजिया कहलाती है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो वन क्षेत्र को जलाकर वालरा कृषि की जाती है वो चिमाता कहलाती है। टोटम, भीलों के लोक देवता, भीलों के लोक देवता, भीलों के लोक देवता को क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। कायटा या लोकाई या कांदिया, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, और ये है मृत्यु भोज। जो मृत्यु भोज होता है उसे क्या कहा जाता है? कायटा, लोकाई या कांदिया कहा जाता है। कायटा, लोकाई या कांदिया कहा जाता है। सीरा बावरी, भील क्षेत्र में जो मृत्यु व्यक्ति के स्मारक हैं, भील क्षेत्र में जो मृत्यु व्यक्ति के स्मारक है, प्राय उन्हें सीरा बावरी कहा जाता है। हलमा, हलमा एक सामुदायिक सहयोग है। फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय किया जाने वाला सामुदायिक सहयोग, सामुदायिक सहयोग। यानी कि फसल कटने का समय आ गया तो पूरा गांव परिवार या 4-4, 5-5 परिवार मिलकर एक खेत को काटते हैं। सब व्यक्ति मिलकर काटते हैं ताकि ये कार्य जल्दी हो जाता है। तो हलमा क्या है? फसल कटाई के समय में किया जाने वाला सामूहिक सहयोग। एक उत्सव है भंगोरिया उत्सव। बड़ा गोपनीय तरीके से मनाते थे पहले। इस उत्सव के समय भीलों के द्वारा अपने जीवन साथी का चयन करते थे। यानी भील पुरुष और महिलाएं, लड़कियां और लड़के आपस में एक दूसरे को देखकर पसंद करते थे, और पसंद आने पर वो एक दूसरे के साथ विवाह करते थे। मारू ढोल, संकट के समय बजाया जाने वाला ढोल। यानी अगर भीलों के ऊपर कोई आपदा आ जाती है तो वो मारू ढोल बजाते हैं। मारू ढोल बजाने के बाद आसपास के जितने भी भील होते हैं वो हथियार, लकड़ी वगैरह सब लेकर उस जगह चले जाते हैं जहां मारू ढोल बज रहा है, ताकि वो सब उस सामूहिक संकट का सामना करते हैं। किक मारी, संकट के समय अगर उनके पास ढोल नहीं है, संकट के समय चिल्लाना, संकट के समय चिल्लाना क्या कहलाता है? किक मारी। अगर मारू ढोल नहीं बजा पाए, ढोल नहीं है, तो उस समय संकट के समय चिल्लाते हैं, ताकि एक की आवाज को सुनकर दूसरा चिल्लाता है, दूसरे की आवाज को तीसरा चिल्लाता है, और इस तरह एक दूर क्षेत्र तक भीलों तक ये संकट की आवाज पहुंच जाती है और भील इकट्ठे होकर उस आपदा का सामना करते हैं। मोताना, प्राय ये पश्चिमी राजस्थान और प्राय अधिकांश जनजातियों में ये रिवाज है। मोताना, मृत्यु का मुआवजा।
अगर किसी की मृत्यु किसी के कारण हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कि जबरदस्ती किसी ने किसी की हत्या कर दी है, तो पंचायत लगाकर उस परिवार के ऊपर दंड दिया जाता है। और जो सहयोग राशि का दंड दिया जाता है, जिस राशि का दंड दिया जाता है, वो है मोताणा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मर गया, परिवार वालों ने मोताणा की मांग रखी, लेकिन मोताणा की मांग पूरी नहीं होती है, तो वो लोग तब तक शव का दाह संस्कार नहीं करते जब तक मोताणा नहीं मिल जाए। बढ़ोतरा, मोताणा से प्राप्त धनराशि, मोताणा से प्राप्त जो धनराशि है वो क्या कहलाता है? बढ़ोतरा, बढ़ोतरा कहलाता है। बपोरी, दोपहर के समय, दोपहर के समय किया जाने वाला, दोपहर के समय किया जाने वाला विश्राम, दोपहर के समय किया जाने वाला विश्राम क्या कहलाता है? दोपहर के समय किया जाने वाला विश्राम। बपोरी क्या है? दोपहर के समय किया जाने वाला विश्राम है। मावड़िया, भीलों में मावड़िया का मतलब है बंधुआ मजदूर। वैसे ये परंपरा बंधुआ मजदूरी की सभी जगह है। सामान्य भाषा में हम इसे सागड़ी प्रथा कहते हैं, सागड़ी कहते हैं हम, सामान्य प्रथा में सागड़ी कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? मावड़िया, मावड़िया। हाँ, एक बार पेपर में आया कि भीलों में हाली को क्या कहा जाता है, तो फिर हमें मजबूरी में, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? मावड़ी लगाना पड़ा, मावड़िया लगाना पड़ा। हुंडेल प्रथा, देखो कई बार ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वर्क है। दो या दो से अधिक परिवार, दो या दो से अधिक परिवार, दो या दो से अधिक परिवार मिलकर सीमित संसाधनों से, सीमित संसाधनों से कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हुंडेल प्रथा। यानी दो या दो से अधिक परिवार मिलकर सामूहिक रूप से अपने सीमित संसाधनों से जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? हुंडेल प्रथा। भीलों में और अन्य आदिवासियों में मौत के मुआवजे को क्या कहा जाता है? मोताणा। और इसमें जो धनराशि मिलती है उसे बढ़ोतरा कहते हैं। दोपहर में किया जाने वाला विश्राम बपोरी होता है। बंधुआ मजदूर को भीलों में मावड़िया कहा जाता है, सामान्य भाषा में सागड़ी कहा जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम हाली शब्द का उपयोग कर सकते हैं। हुंडेल प्रथा क्या है? दो या दो से अधिक परिवार मिलकर सीमित संसाधनों से मिलकर जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? हुंडेल प्रथा कहते हैं। पिरजानिया, पिरजानिया, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं, भील महिलाओं के द्वारा पैरों में पहना जाने वाला कड़ा, पहना जाने वाला चांदी का कड़ा। पिरजानिया, महिलाओं के द्वारा जो पैरों में कड़ा पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पिरजानिया। सुमटिया, भील महिला के लोकगीत, भील महिला के लोकगीत। हमसीदो, युगल लोकगीत, यानी इसे भील पुरुष और महिला दोनों के द्वारा गाया जाता है। सुमटिया, भील महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत। हमसीदो, युगल लोकगीत है जिसे भील पुरुष और महिला दोनों साथ गाते हैं। भीलों के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। भीलों के अगर हम प्रकार की बात करें तो एक होता है लंगोटिया भील। लंगोटिया भील लंगोट पहनने वाले, और हम कह चुके हैं कि लंगोट को हम क्या कहते हैं? खोइतू कहते हैं। जो लंगोटिया यानी खोइतू पहनने वाले जो भील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लंगोटिया भील। और दूसरा है पोतीझा भील, जो पोतिया पहनते हैं। क्या पहनते हैं? पोतिया, सिर पर सफेद साफा पहनते हैं।
और साथ में फालू यानी अंगोछा भी पहनते हैं। हाथी वेडो। हाथी वेडो क्या है? इसमें हरज और लाड़ी किसी वृक्ष को साक्षी मानकर, हरज का मतलब है दूल्हा और दुल्हन का मतलब है लाड़ी, किसी वृक्ष को साक्षी मानकर क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। या तो वो वृक्ष देव वृक्ष होगा, या वो पीपल का पेड़ होगा, या वो सागवान का पेड़ होगा, उसको साक्षी मान लेते हैं। यहाँ तक वो साल और बांस को भी साक्षी मानकर क्या कर लेते हैं? आपस में दंपत्ति बन जाते हैं। तो हाथी वेडो एक प्रकार की इनकी विवाह की प्रक्रिया है, जिसमें बिना कोई पैसा खर्च के लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा का मतलब हरज और दुल्हन का मतलब लाड़ी, वृक्ष को साक्षी मानकर, वृक्ष के सामने खड़ी होकर और वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। इसे हाथी वेडो कहते हैं। विवाह के अन्य प्रकार भी हैं इनके यहाँ। सेवा विवाह, लड़का लड़की वालों क्या रहता है? लड़की वालों के यहाँ रहता है और उनकी सेवा करता है। इससे लड़की के पिता और माता खुश होती हैं, सेवा से खुश होकर अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं। एक और विवाह परिवीक्षा विवाह, कुछ भी नहीं है ये, एक प्रकार का परीक्षा विवाह है। क्या है? एक प्रकार का परीक्षा विवाह है। इसमें क्या होता है? लड़के अपने साहस और वीरता से वधु पक्ष यानी उसके लड़की के पिता को प्रभावित करता है, और लड़की का पिता लड़के की साहस और वीरता से प्रसन्न होकर अपनी लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ कर देता है, तो वो विवाह क्या कहलाता है? परिवीक्षा या परीक्षा विवाह। लड़के ने निहत्थे शेर को मार दिया, लड़के ने पानी में मगर को हरा दिया, या कोई ऐसा विशिष्ट कार्य कर दिया जिससे लड़की का पिता खुश हो जाए, तो ये विवाह परिवीक्षा या परीक्षा विवाह कहलाता है। हरण विवाह, ये दापा चुका कर किया जाता है, दापा चुका कर किया जाता है। पिता ने मूल्य तय कर रखा है अपनी लड़की का, जो इस मूल्य को देगा, हम दापा को पहले भी कह चुके हैं, विवाह मूल्य है लड़की का, जो इस मूल्य को चुका देगा, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वो लड़का योग्य है अयोग्य है, उसकी उम्र क्या है, लड़की के लिए उपयुक्त है या नहीं है, फिर भी उसका विवाह किया जाता है। तो हरण विवाह क्या है? दापा चुकाकर किया जाता है, या फिर लड़की को भगा कर किया जाता है, भगाकर भी किया जाना पड़ेगा, तब भी कहीं ना कहीं तो दापा चुकाना ही पड़ेगा। एक है हठ विवाह, इतिहास में इसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में अगर हम कहें तो लव मैरिज। लड़के और लड़की ने ठान लिया कि हमें तो आपस में विवाह करना ही है, तो फिर ये विवाह होता है, तो हठ विवाह। सेवा विवाह, लड़का लड़की वालों के रहकर उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न करता है, तब ये विवाह होता है। परीक्षा या परिवीक्षा विवाह, लड़का अपनी वीरता से वधु पक्ष को प्रभावित करता है, या वधु पक्ष लड़के की वीरता से प्रभावित होकर अपनी लड़की का विवाह वर के साथ या दूल्हे के साथ करता है। दापा चुकाकर किया जाने वाला विवाह हरण कहलाता है, या लड़की को भगाना भी हरण कहलाता है। अगर लव मैरिज से या गंधर्व विवाह है, लड़का और लड़की हट करके बैठे कि हम तो दोनों आपस में शादी करेंगे, तो ये क्या कहलाता है? हट विवाह कहलाता है। तीनों के प्रमुख मेले, देखो सबसे पहला तो है वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर धाम का मेला। हम भी जानते हैं ये साबला गांव में लगता है, जिला डूंगरपुर में है ये, और हम जानते हैं ये माघ शुक्ल पूर्णिमा को होता है। कब होता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये आदिवासी का कुंभ है, ये आदिवासियों का कुंभ है। ये मेला क्या है? आदिवासियों का कुंभ है। यहाँ पर भील और अन्य आदिवासी अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, क्योंकि यहाँ वेणेश्वर धाम में क्या है? त्रिवेणी है, सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है। ये वेणेश्वर धाम इनका महत्वपूर्ण मेला है। सबसे महत्वपूर्ण तिथि अगर वो है माघ शुक्ल पूर्णिमा, जबकि ये एकादशी से ये मेला प्रारंभ हो जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, मृतकों का अस्थि विसर्जन किया जाता है वेणेश्वर धाम में। और वेणेश्वर धाम हम जानते हैं माऊजी महाराज का स्थल है।
यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है और साथ में अखंडित शिवलिंग की भी पूजा होती है। यहाँ त्रिवेणी है। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण मंदिर है विशेष रूप से भीलों का घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में है। इसे भीलों का कुंभ कहते हैं, इसे भीलों का कुंभ कहते हैं। और एक और मेला अगर हम कहें गौतमेश्वर का मेला, मीणाओं का तो मेला है ही है ये, अरनोद प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर का मेला। भीलों के मेले के साथ ये मीणाओं का भी मेला है। इसका आयोजन वैशाख पूर्णिमा पर होता है, इसका आयोजन वैशाख पूर्णिमा पर होता है। हाँ, घोटिया अंबा का जो मेला भरता है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है। भीलों का प्रमुख मेला बेणेश्वर धाम मेला है, सांबला गांव डूंगरपुर में भरता है। ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भरता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और यहाँ मृतकों की अस्थियों का विसर्जन होता है। यहाँ त्रिवेणी है, सोममाही और जाखंगा। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। घोटिया अंबा का मेला जो है बांसवाड़ा में पड़ता है, चैत्र अमावस्या को भरता है। इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। गौतमेश्वर का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में है। ये वैशाख पूर्णिमा में आयोजित होता है। भीलों के साथ मीणाओं के द्वारा भी इसमें भाग लिया जाता है। भीलों के नृत्य को हम नृत्य लोक नृत्य में ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं भीलों के नृत्य गैर नृत्य होते हैं। राई या गौरी लोकनाट्य नृत्य है, युद्ध नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है, घूमर है और नेजा है। तो भीलों के प्रमुख नृत्य गैर, नेजा, राई, गौरी, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमर या घूमरा है। ये हमने भीलों से संबंधित सामान्य ज्ञान को पढ़ा है, जो प्राय हमारे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। ये वीडियो मेरे राजस्थान की जनजाति के प्लेलिस्ट पर भी मिलेगा आपको। मैं इससे पूर्व लोक देवता, लोक संत और समुदाय संप्रदाय के चित्र बना चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।